स्वागत है बच्चों आपका ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हैं आप सब? और आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। आज हम क्लास 10th के ज्योग्राफी सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल पार्ट में लेसन 5 जिसका नाम है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, इस पर आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे। और इस अध्याय में जो मुख्य बिंदु हैं और कौन कौन से हैं, और इसके अलावा इसी लेसन के जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आंसर है उनको भी आज हम देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इस लेसन के महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं। सबसे पहले खनिजों की उपलब्धता। हमारे देश में जो खनिज की एक बेल्ट है, जो एक पेटी है पूरे भारत देश में, वह एक निश्चित क्षेत्र पर ही है। तो देखते हैं खनिजों की उपलब्धता हमारे देश में कहाँ कहाँ है, और खनिजों के बारे में थोड़ा सा परिचय भी है। देखिए, सामान्यतः खनिज अयस्कों में पाए जाते हैं। खनन का आर्थिक महत्व तभी है जब अयस्क में खनिजों का संचयन पर्याप्त मात्रा में हो। खनिज प्रायः शैल समूहों में पाए जाते हैं। तो ये तो था थोड़ा सा खनिज का परिचय, लेकिन आपने छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा कि खनिज किसे कहते हैं। तो खनिज का तात्पर्य है जो खानों से खोद कर निकाले जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। खानों से कोयला भी है, लोहा भी है, मैग्नीज भी है ना, पेट्रोल भी। तो इस तरह से जितने भी खानों से खोद कर निकाले जाते हैं जो मिनरल है, ये सभी क्या कहलाते हैं? खनिज हैं। और इनकी उपलब्धता क्या है, इनका आर्थिक महत्व क्या है, वो हम पूरा आज इस अध्याय में देखेंगे। देखिए, शैल जो चट्टान है इनमें खनिज पाए जाते हैं। तो खनिज जो पाए जाते हैं खनिजों के प्रकार हैं, और मुख्य रूप से जो खनिजों की उपलब्धता है बच्चों वो शैलों में पाई जाती है। शैल किसे कहते हैं? जो चट्टान है। तो चट्टानों में देखिए दिया गया है आग्नेय और कायांतरी चट्टानों में खनिज दरारों, जोड़ों, भ्रंशों व शिराओं में पाए जाते हैं। आग्नेय चट्टान बहुत कठोर चट्टान होती है, जिसमें ना तो हवा एंटर कर सकती है ना पानी एंटर कर सकता, बहुत कठोर, जैसे ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है। तो ये जो चट्टानें हैं ये आग्नेय चट्टान है। और दिया गया है कायांतरी चट्टान। कायांतरी जो है अवसादी चट्टान जो होती है, सेडामेंट्री रॉक्स, और ये इग्नियस रॉक्स यानी आग्नेय चट्टान। इन दोनों का बदला हुआ जो स्वरूप है, बदले हुए स्वरूप के बाद जो नया स्वरूप बनता है चट्टानों का, उसे हम क्या कहते हैं? कायांतरी चट्टान। तो इस प्रकार से आग्नेय और कायांतरी चट्टानों में खनिज कहाँ मिलता है? इन चट्टानों की दरारों में, जोड़ों में यानी जो जॉइंट होते हैं, और भ्रंशों और शिराओं में मिलते हैं। खनिजों की उपलब्धता है ये। उसके बाद मुख्य धात्विक खनिज। अब धात्विक खनिज क्या है? वे खनिज जिनमें धातुओं की मात्रा पाई जाती है उन्हें हम क्या कहेंगे? धात्विक खनिज। फॉर एग्जाम्पल देखो दिया गया है जस्ता, तांबा, जिंक, सीसा आदि इस तरह शिराओं व जमाओं के रूप में प्राप्त होते हैं। उसके बाद अनेक खनिज अवसादी चट्टानों के अनेक खनिज संस्तरों व परतों में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले ये जानिए कि अवसादी चट्टान क्या है। अवसादी चट्टान का तात्पर्य वे चट्टानें जिनमें हवा भी प्रवेश कर सकती है, पानी भी प्रवेश कर सकता है, और ये परतों के रूप में पाई जाती हैं। ठीक है। नदी जब पहाड़ से उतरते हुए मैदानों में बहती है तो अपने साथ बहुत सा कचरा या मलबा इकट्ठा करके अपने बहाव के साथ लेके आती है, और वही जो मलबा है, जो निक्षेपण है उसका साथ का बहने वाला, तो वो कहीं ना कहीं जाकर डिपॉजिट होता रहता है, जमता रहता है। तो यह एक लंबी प्रक्रिया है अवसादी चट्टान के बनने की। और इससे क्या होता है, इस कचरे में या मलबे में परत दर परत इनमें जमाव होता रहता है, और यही जमाव आगे चलकर क्या बनता है? अवसादी चट्टान। तो ये जो खनिज मैंने बताया, इन अवसादी चट्टानों में अनेक जो लेयर हैं कई परतों में पाए जाते हैं। ठीक है। इनका निर्माण 36 परतों में यानी हॉरिजॉन्टल इस तरह से परतों में निक्षेपण, संचयन और जमाव का परिणाम है। कोयला तथा लौह अयस्क लंबी अवधि तक अत्यधिक ऊष्मा दबाव का परिणाम है। कोयला बनने की जो प्रक्रिया है वह किसका परिचय है? कि अत्यधिक उसमें लंबे समय तक यानी लॉन्ग टाइम पीरियड तक, और अत्यधिक ऊष्मा, अधिक गर्मी के दबाव, और लंबे समय में जो कचरा है, जो मलबा है, जो पेड़ पौधे हैं, जो जीव जंतु, इनके ऊपर जब काफ़ी लंबे समय तक और काफ़ी हीट के कारण जब इनके ऊपर प्रेशर पड़ता है तो कालांतर में ये क्या बन जाता है? कोयला और लोहा। ठीक है। इसके बाद धरातलीय चट्टानों का अपघटन। चट्टानों में के घुलनशील तत्वों के अपर्दन के पश्चात
अयस्क वाला अवशिष्ट चट्टानें रह जाती हैं। और बॉक्साइट का निर्माण इसी प्रकार होता है। ठीक है, बॉक्साइट का निर्माण कैसे होता है? चट्टानों के घुलनशील चट्टाने में कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो कि पानी में घुल जाते हैं या हवा के द्वारा उसमें कट जाते हैं। कुछ होते हैं कठोर होते हैं, कुछ होते हैं मुलायम होते हैं, चट्टानों में जो कण होते हैं। तो जो घुलनशील तत्व हैं ये जब मुख्य चट्टान से अलग हो जाते हैं, अपरदन का मतलब कट जाते हैं, कटने के बाद अवशिष्ट जो चट्टानें बचती हैं उससे क्या किसका निर्माण होता है? बॉक्साइट खनिज का। उसके बाद है बच्चों पहाड़ियों के आधार, यानी पहाड़ियाँ हैं इनके जो बेस में आधार तथा घाटी के रेते में प्लेसर निक्षेप सोना, चांदी, टिन व प्लेटिनम पाया जाता है। उसके अलावा महासागरीय जल में खनिज व्यापक वितरित, आर्थिक सार्थकता कम है। नमक, मैग्नीशियम, ब्रोमाइड और मैग्नीज पाया जाता है। उसके बाद अब देखते हैं भारत में लौह अयस्क की पेटियाँ। जो पेटियाँ हैं लौह अयस्क की, ये एक निश्चित क्षेत्र में ही पाई जाती हैं। तो देखिए पहला राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा में झारखंड की पेटी, यहाँ पर हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क मयूरभंज व केओंझर जिलों में, झारखंड के सिंहभूम जिलों में, गोवा तथा नोआ मंडी में। उसके बाद दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर पेटी छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में, बेलाडीला में हेमाटाइट पाया जाता है। इस्पात बनाने के गुण पाए जाते हैं। उसके बाद बेल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, तुमकुर पेटी कर्नाटक में पश्चिमी घाट के अवस्थित कुद्रेमुख ये हैं। उसके बाद महाराष्ट्र राज्य में गोवा पेटी रत्नागिरी जिले में स्थित है, मारमा गोवा से निर्यात होता है। ये मुख्य अंश है लौह अयस्क पेटियों के। और ये जो पेटियां हैं और ये जो खनिज हैं, इन सभी खनिजों से संबंधित एक मैप का भी वीडियो आपके पास भेजा जाएगा, जिससे कि इन सब को आप मैप में देख के भर सकें और उसको आसानी से समझ सकेंगे। ठीक है बच्चों। उसके बाद ये ऊर्जा के जो संसाधन थे, जो खनिज थे, अब इनका संरक्षण क्यों आवश्यक है, इन्हें क्यों बचाना आवश्यक है? कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो कि एक बार प्रयोग करने के बाद उनका हम दोबारा प्रयोग चाह कर भी नहीं कर सकते हैं। जैसे कोयला है, कोयला को अगर आप एक बार यूज़ कर लेंगे तो क्या दोबारा वो कोयला हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि कोयला जलने के बाद राख बन जाता है। ठीक है, तो इनका एक सीमित भंडार है। अगर इनको हम अपने विवेक से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा जब इनका भंडार समाप्त होने के कगार पर हो जाएगा। तो यही कारण है कि हमें इनका संरक्षण, इनका बचाव बहुत आवश्यक है। आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र की कृषि, उद्योग, परिवहन, वाणिज्य व घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऊर्जा निवेश की आवश्यकता। हमें ऊर्जा के सीमित संसाधनों के उपयोग न्याय संगत से करना है। देखिए इस पूरी लाइन से ये बात समझ में आई कि ये जो ऊर्जा के संसाधन हैं, जो हमारे खनिज हैं, ये क्या हैं? हमारे कृषि, उद्योग, परिवहन और इसके अलावा जो व्यापार होता है और ऊर्जा निवेश की इसमें बहुत आवश्यकता होती है। अगर हमारे ये सीमित संसाधन इनको हम बचा के नहीं रखें तो ये सभी कार्य करना असंभव हो जाएगा। विकास के जितने कार्य हैं वे सब खनिजों पर ही डिपेंड करते हैं। जितने उद्योग हैं वो सब किस पर डिपेंड है? ऊर्जा पर डिपेंड है। अगर हमारे ऊर्जा संसाधन नहीं रहेंगे तो ना तो फैक्ट्रियाँ चलेंगी, ना माल प्रोडक्ट होगा और ना ही उनका आयात निर्यात हो पाएगा, है ना। इस प्रकार से एक पूरी चेन बनी हुई विकास की, जो कि खनिजों और ऊर्जा संसाधनों पर ही डिपेंड करती है। इसके बाद निजी वाहन की अपेक्षा सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करना चाहिए हमें। अब आपने देखा है कि एक एक घर में 4-4 गाड़ियाँ हैं, तो जाहिर सी बात है गाड़ियाँ अधिक तो पेट्रोल, डीजल सब कुछ ज़्यादा लगेगा। तो कह रहे हैं निजी वाहन की अपेक्षा सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करना चाहिए। हमें क्या है, हमें इमरजेंसी के लिए अपने घर में 1 या 2 व्हीकल या फिर 4 व्हीलर रखना चाहिए, अदरवाइज़ हमें सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करना चाहिए। जब प्रयोग ना हो रही हो तो बिजली बंद कर दे। ठीक है, इस तरह हमें ऊर्जा का बचत करना चाहिए, जिससे कि आने वाली पीढ़ी को हम कुछ दे सके विरासत में। नहीं तो आने वाला समय बहुत ही बुरा है, क्योंकि अगर हम ऊर्जा का संसाधनों का संरक्षण नहीं करेंगे तो जो भारत का विकास है वह हो सकता है कम हो, या फिर जितना हो रहा है उतना भी ना हो पाए। ठीक है, तो ये था खनिज और उनका संरक्षण, उनकी पेटियाँ। और इसके अलावा
गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों का हमें प्रयोग करना चाहिए, जो इसके वैकल्पिक हैं ऊर्जा के संसाधन उनका प्रयोग करना चाहिए। और ये हैं कुछ क्वेश्चन जिसमें आपको बताए जा रहे हैं, इनका आंसर भी बताया जाएगा। आप इन्हें ठीक से देखिए और समझिए और याद भी करने, आपको नोट भी करने सारे। तो पहला क्वेश्चन है, कौन सा खनिज अपक्षयित पदार्थ के अवशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है? दूसरा है, किस चट्टान के स्तरों में खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है? तीसरा, मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारे ये। आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में खनिजों का निर्माण कैसे होता है? पांचवा क्वेश्चन, भारत में कोयले तथा लोहे के वितरण का वर्णन करें और संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? ये इतने 6 क्वेश्चन इसमें हैं जो मैंने आपको बताया। अब बारी बारी से इन्हें सभी 6 क्वेश्चन के आंसर को हम क्रमशः देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 1 था, कौन सा खनिज अपक्षयित पदार्थ के, अपक्षयित तात्पर्य होता है जो एक स्थान से कट के और उसका बह करके उसका रूप परिवर्तित होकर, ऐसा कौन सा खनिज है जो कि अवशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है, यानी चट्टानों के जो मूल रूप है उसके अपघटन से बनता है? तो वह ऐसा खनिज है बॉक्साइट। ये बॉक्साइट खनिज जो है यह अपक्षयित पदार्थ, ठीक है ना, अपक्षय जिसका हो जाता है। अपक्षय का मतलब चट्टानों के अपने स्थान पर बिखर जाना, और चट्टानों के अपघटन यानी चट्टानों में जो केमिकल होते हैं उनके विघटन होने से ये चट्टान, ये खनिज बनती है। कौन सी है? बॉक्साइट। दूसरा क्वेश्चन था हमारा, किस चट्टान के स्तरों में खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है? यानी पहले आप क्वेश्चन समझे, किस चट्टान के स्तर यानी परत में खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है? तो यह है तलछटी चट्टानों के संस्तरों में। तलछट यानी तलछट किनारों के जो चट्टानें होती हैं उनमें निक्षेपण और संचयन होता है। अगला क्वेश्चन तीसरा है, मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? मोनाजाइट रेत में यह है थोरियम, ये खनिज पाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2 तरह से घुमा के पूछा जा सकता है कि थोरियम किस रेत में पाया जाता है या मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है। तो आप इसको हर तरह से तैयार रखें। अगला क्वेश्चन चौथा था हमारा, आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में खनिजों का निर्माण कैसे होता है? तो अंग्रेजी में इन्हें इग्नियस रॉक्स कहते हैं, ठीक है, किसको? आग्नेय चट्टान को। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इनके निर्माण में अग्नि का योगदान प्रमुख कार्य होता है। इनका निर्माण या तो ज्वालामुखी से निकलकर पृथ्वी पर फैले हुए लावा के ठंडे हो जाने से होता है या फिर पृथ्वी के अंदर ही धधक रहे मैग्मा के ठंडे हो जाने से। उदाहरण के लिए बेसाल्ट काले रंग की आग्नेय चट्टान है जो पृथ्वी के ऊपर लावा के ठंडा होने से बनी है, जबकि ग्रेनाइट मोटे दानों वाली आग्नेय चट्टान है जो पृथ्वी के अंदर मैग्मा के धीरे धीरे ठंडे होने से बनी है। ये था चौथा क्वेश्चन। पांचवा है, भारत में कोयले तथा लोहे के वितरण का वर्णन करें। भारत में कहाँ कहाँ कोयले और लोहे के भंडार हैं? तो लौह अयस्क के भंडार, भारत में इनका विशाल भंडार निक्षेप है। लोह अयस्क यानी कच्चा लोहा जो है, इसके कहाँ कहाँ भंडार है? इनमें हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, यह क्या है? अयस्क के प्रकार हैं, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। अयस्क प्राप्त होता है जिसमें लोहे का अंश क्रमशः 60 से 70% होता है। भारत में लिमोनाइट प्रकार का घटिया लौह अयस्क भी मिलता है। लोहे के उत्पादन में भारत का संसार में सबसे ऊंचा स्थान है। भारत में संसार के लगभग 20% लौह अयस्क के भंडार हैं। एक अनुमान के अनुसार भारत में लौह अयस्क के कुछ भंडार 1300 करोड़ टन है। अब इसका उत्पादन क्षेत्र कहाँ है? भारत में लौह अयस्क झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक राज्यों में पाया जाता है। बच्चों, इन सभी राज्यों के जो खनिज हैं इनका आपको वीडियो में अगले उसमें डाल दूँगी टर्न पे, तो आप उन्हें देख करके अच्छे से समझ सकते हैं। उसके बाद है झारखंड। इस राज्य में लौह अयस्क मुख्यतः सिंह भूमि क्षेत्र से प्राप्त होता है।
विशेषकर पश्चिमी और पूर्वी सिंहभूम जिलों में लौह अयस्क काफ़ी निकाला जाता है। इसके अलावा उड़ीसा, यहाँ से भारत के कोई 1/3 से अधिक लौह अयस्क प्राप्त होता है। प्रधान क्षेत्र क्योंझर, मयूरभंज, सुंदरगढ़ आदि हैं। उसके बाद आंध्र प्रदेश, इस राज्य में लौह अयस्क के निक्षेप कृष्णा, कुर्नूल, चित्तूर, वारंगल, गुंटूर आदि जिलों में पाए जाते हैं। फिर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, इन राज्यों में लौह अयस्क दुर्ग, दंतेवाड़ा जिलों में प्राप्त होता है। इस राज्य की बेलाडीला क्षेत्र की खानों से 9-10 के उत्पादन और विकास अधिकतर निर्यात के लिए किया जाता है। जो बेलाडीला की खान है छत्तीसगढ़ में, यहाँ जो खनिज निकाला जाता है उसका उद्देश्य क्या होता है? निर्यात करना। फिर है कर्नाटक राज्य। इस राज्य में बेल्लारी, चित्रदुर्ग और चिकमंगलूर जिलों में लौह अयस्क निकाला जाता है। फिर है बच्चों अगला क्वेश्चन, नहीं ये तो हो गया आपका राज्य। फिर भारत में जितना लौह अयस्क निकाला जाता है उसका लगभग आधा भाग विदेशों को भेजा जाता है, यानी 100 में से 50% जो है विदेशों को क्या कर देते हैं? हम एक्सपोर्ट कर देते हैं। जापान उन सब में से ऊपर है। इसके अतिरिक्त भारत से लौह अयस्क का निर्यात कोरिया, यूरोपीय देशों और खाड़ी देशों में किया जाता है। भारत में 9S का निर्यात विशाखापत्तनम, मार्मागोआ, पारादीप और कोलकाता के बंदरगाहों से होता है। 1997-98 में भारत में लौह अयस्क का उत्पादन 715 लाख टन हुआ, जबकि 1950-51 में केवल 30 लाख टन लौह अयस्क का उत्पादन हुआ था। अब देखते हैं कोयले का उत्पादन। ये तो था लोहे का। कोयले के भारत में विस्तृत भंडार हैं। लगभग देखिए 2,14,000 मिलियन टन के लगभग है कोयले के भंडार। भारत में कुल उत्पादन का 2/3 कोयला झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा से निकाला जाता है। बाकी की 1/3 कोयला आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश से प्राप्त होता है। हमारे देश में लिग्नाइट कोयले के प्रचुर क्षेत्र तमिलनाडु में नेवेली, राजस्थान में पल्लू तथा जम्मू कश्मीर में रियासी में है। हमारे देश में डिलाइट कोयला चाहे उत्तम दर्जे का नहीं होता, फिर भी है बड़ा उपयोगी। जो डिलाइट कोयला है ये क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे लिए है। इसको बिजली एवं गैस में बदला जा सकता है। कुछ लोगों का तो यह भी विश्वास है कि इसे तेल में भी बदला जा सकता है। तमिलनाडु के लिए वरदान सिद्ध हुआ है। 1997-98 में भारत में कोई 32 करोड़ टन कोयले का उत्पादन हुआ था, जबकि 1991 में केवल 3.23 करोड़ कोयले का उत्पादन हुआ था। भारत में उत्पादित होने वाले कोयले का 2/3 से भी अधिक भाग बिजली पैदा करने के काम आता है। कोई 10% कोयला लोहा और इस्पात उद्योग में, 4% सीमेंट उद्योग में और शेष कोयला रसायन उर्वरक उद्योग एवं घरेलू कामकाज में प्रयुक्त किया जाता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 6 हमारा था संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। तो इसका आंसर देखते हैं, और कुछ तो आपको अपने विवेक से भी देना है कि संसाधन क्या हैं, इनको बचाना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, फिर भी जो इसका राइट आंसर है, जो मुख्य बिंदु आपको बता रहे हैं, हमारे उद्योग जो हमारी इंडस्ट्री है, विकास का बहुत हद तक अनिल निक्षेपों और ये इसमें जो दिया है इसे आप पता नहीं कैसे आप मत लेना बच्चों, बहुत हद तक निक्षेपों और उससे निर्मित पदार्थों का निर्माण करता है। दूसरा है योग निक्षेपों की कुल मात्रा बहुत कम है। कुल भू प्रॉपर्टी केवल 1% मात्र के ही बराबर है। इनमें थोड़ी मात्रा कभी भी समाप्त हो सकती है, यानी जो खनिजों का जो प्रतिशत है, ठीक है, हमारी जो भूप्रपट्टी है ऊपर की लेयर उसमें 1% ही है। इतनी थोड़ी मात्रा जो संसाधनों की है ये कभी भी समाप्त हो सकती है, इसलिए इनको बचाना आवश्यक है। इसके अलावा हम इन अल्प मात्रा
खनिज संसाधनों की बड़ी तीव्र गति से प्रयोग कर रहे हैं। तीव्र गति से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, बढ़ने के कारण हर प्रकार की जो डिमांड है वह बढ़ती है। तो जाहिर सी बात है, डिमांड कहाँ से पूरी होती है? इंडस्ट्री से प्रोडक्ट बनते हैं, तो इंडस्ट्री में जो मशीनें हैं उनको चलाने के लिए हर प्रकार के खनिजों का प्रयोग होता है। तो इनका प्रयोग भी तेज़ी से बढ़ रहा है, जिनका निर्माण होने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। जो खनिज हैं इनके बनने की प्रक्रिया काफ़ी लंबी अवधि में होती है, और जबकि इनका प्रयोग हम लगातार तीव्र गति से कर रहे हैं। तो ये जो बनने की प्रक्रिया है और प्रयोग करने की प्रक्रिया के बीच में तो काफ़ी अंतर है। तो हमें क्या करना है? इन संसाधनों का विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करें, जिससे कि इनका हम भविष्य में उपयोग के लिए भी बचा सकें। खनिज संसाधन सीमित ही नहीं वरन नवीकरणीय योग्य भी नहीं है। नवीकरणीय यानी रिन्यूएबल भी नहीं है कि अगर हम खनिज को प्रयोग करके दोबारा उसी रूप में प्रयोग करना चाहें तो ये संभव नहीं है। जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया था, कोयला है। कोयला को एक बार उपयोग करके वो क्या हो जाता है? राख बनता है। राख को हम चाहकर भी कोयला नहीं बना सकते। या फिर डीजल पेट्रोल है, उसको हम एक बार प्रयोग कर लेंगे तो क्या दोबारा हम उसी मात्रा में उसको ले सकते हैं? नहीं। तो इस प्रकार से जो रिन्यूएबल संसाधन नहीं हैं तो उनके सीमित भंडार हैं, उनका हम अविवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करेंगे तो भविष्य के लिए नहीं बचा सकेंगे। और यही कारण है कि इन सभी संसाधनों का संरक्षण और बचाना आवश्यक है। इसके बाद इन खनिजों पर लोगों की बहुत सुविधाएं निर्भर करती हैं और देश का निर्यात निर्भर करता है। तो ये था बच्चों आपका खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। और उसके बाद ये लेसन 5 आपका भूगोल का हो गया। उसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे? भूगोल में शायद 1 या 2 लेसन ही और रह गए हैं। हिस्ट्री का जो पोर्शन था वो आपका कंप्लीट हो चुका है। ज्योग्राफी में शायद 1 या 2 ही लेसन रह गए हैं, ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो बच्चों अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे कि इस लेसन के जितने भी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने वीडियो बने आपका पास उसका नोटिफिकेशन आ जाया करे। तो मिलते हैं बच्चों इस लेसन के जो इसके अलावा और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उस वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। टेक केयर।